बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सबसे पहले तो लाइट के बारे में समझेंगे जरा। तो लाइट के बारे में पहला बात, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर। मतलब ये ट्रांसवर्स वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, वाइब्रेशन होता है वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर। मतलब अगर लाइट वेव एक्स के अलोंग जा रहा है, लाइट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाई और जेड के अलोंग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन वाई और जेड के अलोंग होगा, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, किस डायरेक्शन में? वाई के अलोंग। ये प्लस का ई, जीरो माइनस ई, जीरो प्लस ई, ऐसे वाइब्रेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग वाइब्रेट करेगा। यानी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, राइट। तो पोलराइजेशन पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है। तो आप हेडिंग डालें पहले, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट में एक लाइन लिखें, लाइट विच हैज वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, light which has vibration of electric field in all direction in a plane, in all direction in a plane perpendicular to the direction of propagation of light, perpendicular to the direction of propagation of light is called अनपोलराइज्ड लाइट, इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। तो मतलब समझे जरा, अनपोलराइज्ड लाइट क्या है? अगर लाइट एक्स के अलोंग जा रहा है तो वाई जेड प्लेन में, ये मान लो वाई जेड प्लेन है, ये एक्सेस है जेड और ये एक्सेस है वाई। तो वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में होगा ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को हमने दिखाया है। ये वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये लाइट का प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, लाइट एक्स के अलोंग जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड प्लेन में हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा, राइट। अब हम बात करें अगर, तो इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। ऐसे लाइट जा रहा है तो देखो जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है, ये जेड के अलोंग है, इसके कंपोनेंट वाई और जेड में आएंगे। तो अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम वाइब्रेशन वाई के अलोंग दिखा दें, हम वाइब्रेशन जेड के अलोंग दिखा दें। ये डॉट हो गया जेड के अलोंग और ये एरो हो गया वाई के अलोंग। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन वाई और जेड दोनों में दिखा दी हमने। तो वाई जेड प्लेन में हर पॉसिबल वाइब्रेशन इसमें शामिल हो गया। तुम कहो सर ये वाला कैसे शामिल हुआ? तो इसका एक कंपोनेंट वाई होगा वो इसमें आ जाएगा और एक कंपोनेंट जेड होगा वो इसमें आ जाएगा। तो वाई जेड प्लेन में कोई भी वाइब्रेशन होगा उसका वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये वाई कंपोनेंट में आ जाएगा, ये जेड में आ जाएगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को हम एरो और डॉट दोनों से दिखाएंगे। तो लाइट जा रहा है एक्स के अलोंग, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन वाई जेड प्लेन में हर पॉसिबल डायरेक्शन में है, राइट, हर पॉसिबल डायरेक्शन में।
अब हेडिंग डालें प्लेन पोलराइज्ड और लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड और लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड और लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, राइट। तो हम आपको बताते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम किसे कहते हैं। वो लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर किसी एक डायरेक्शन में हो, किसी भी एक डायरेक्शन में हो। जैसे बाइजेट प्लेन में हर पॉसिबल डायरेक्शन में, तो चाहे ये वाइब्रेशन बचे, चाहे ये वाइब्रेशन बचे, चाहे वाई के लॉन्ग वाइब्रेशन बचे, चाहे जेड के लॉन्ग वाइब्रेशन, कोई भी एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन बचे जो परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, तो हम उस लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो लिखें इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर of a light wave if the electric field vector of a light wave vibrate just in one direction perpendicular to the direction of wave propagation, राइट। समझो जरा। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये लाइट जा रहा मान लो एक्स के लॉन्ग, तो उसमें वाइब्रेशन केवल वाई वाले बचे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन केवल वाई वाले बचे, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। कोई भी एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन बचे हैं जो लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो, या ये वाले वाइब्रेशन बचे डॉट वाले, ये देखो जेड के लॉन्ग वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट in which vibration of electric field in the plane of board, ये बोर्ड के प्लेन में है, एंड परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, लाइट वेव। ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट in which vibration perpendicular to the plane of board, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, राइट। ये भी हमारा कैसा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसमें वाइब्रेशन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और लाइट के प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है। यानी किसी भी एक डायरेक्शन में लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेशन बचते हैं तो हम कहते हैं हमने लाइट को पोलराइज कर लिया। अब लाइट को पोलराइज करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं, पोलराइजर। तो पोलराइजर में एक लाइन लिखें, ए डिवाइस दैट प्लेन पोलराइजेज, the unpolarized light passing through it is called polarizer.
इट इज कॉल्ड पोलराइजर। यानी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर दे उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजर। तो हम कई तरीके के पोलराइजर देखते हैं। एक टोरमेलिन क्रिस्टल, ये पोलराइजर की तरह इस्तेमाल होता है। ये अपने में से केवल एक ही वाइब्रेशन को अलाउ करता है, वो वाइब्रेशन जो इसके पास एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा होता है निकोल प्रिज्म, और एक होता है पोलराइड्स। तो ये हमारे पोलराइजर हैं, इनकी मदद से हम लाइट को पोलराइज किया करेंगे, अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट बनाने की कोशिश करेंगे। समझो मतलब कहने का। मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि ये मान लो एक अनपोलराइज लाइट है जिसमें हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऐसे लाइट जा रहा है, ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। हमने इसके सामने एक पोलराइड लगाया, मान लो ये एक पोलराइड है, इसमें ऐसे ये इसके पास एक्सिस है। क्या है? पास एक्सिस का मतलब होता है जो अपने में से केवल उन्हीं वाइब्रेशन को अलाउ करेगा जो इसके पास एक्सिस के पैरेलल। तो बताओ यहां लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो ये देखो कौन सी वाइब्रेशन को अलाउ करेगा, ये वाला वाइब्रेशन जो इसके पास एक्सिस के पैरेलल है ये पास हो जाएगा। अब ये वाइब्रेशन देखो, तो बताओ ये वाइब्रेशन के जो कंपोनेंट होंगे वाई कंपोनेंट वो पास हो जाएंगे, लेकिन जो जेड कंपोनेंट होंगे वो पास नहीं होंगे, क्योंकि इसका पास एक्सिस वाई के लॉन्ग है। तो इन वाइब्रेशन के ये जो वाइब्रेशन है इनके बताओ जो वाई कंपोनेंट आएंगे वो सब वाई कंपोनेंट इसमें ऐड होकर के आएंगे, और यहां पे जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी देखने को मिलती है अगर ये आई नॉट तो ये आई नॉट बाई 2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो ये देखो पोलराइज लाइट है, इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। यानी पहले पोलराइड से जब लाइट पास करती है तो इंटेंसिटी आधी। लोगों के मन में डाउट आता है कि आधी इंटेंसिटी कैसे हो गई, तो समझो बेटा ये वाला वाइब्रेशन तो पूरा पार कर गया, इन वाइब्रेशन के भी वाई कंपोनेंट पार कर गए। तो वाई कंपोनेंट पार कर गए, इसीलिए हर वाइब्रेशन का वाई कंपोनेंट पार करेगा, तो इसलिए रिजल्टिंग इंटेंसिटी यहां क्या पाई गई? हाफ। राइट। अच्छा, अगर हम इस पोलराइड को थोड़ा घुमा देते हैं, मान लीजिए ये हमारा अनपोलराइज लाइट है, इसमें ऐसे वाइब्रेशन है, ऐसे वाइब्रेशन है, और ये हमारा लाइट प्रोपगेट कर रहा है। ये हमारा एक पोलराइड है जिसका पास एक्सिस ये है, ऐसे पास एक्सिस मान लो जेड के लॉन्ग। अगर जेड के लॉन्ग पास एक्सिस है तो बताओ ये पास एक्सिस वाई के लॉन्ग था, ये पास एक्सिस अलोंग वाई था, ये पास एक्सिस अलोंग जेड है, पास एक्सिस अलोंग जेड। तो पता है कौन सी वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन पास हो जाएगा, जेड वाला वाइब्रेशन पास हो जाएगा, और इनके जेड कंपोनेंट पास होंगे, तो केवल ये वाइब्रेशन डॉट वाले जेड वाले वाइब्रेशन, या इन चाहो तो हम डॉट को ऐसे दिखा सकते हैं जेड के लॉन्ग, ऐसे ऐसे ये वाइब्रेशन जो जेड डायरेक्शन में होंगे, चाहो तो इनको केवल डॉट से ही दिखा दो, ज्यादा बेहतर है समझाने के लिए। तो ये बताओ पास एक्सिस अगर जेड के लॉन्ग है तो जेड वाले वाइब्रेशन, तुमको सर बाकी वाइब्रेशन पास नहीं होंगे, वाई वाले पास नहीं होंगे, लेकिन जो वाई जेड प्लेन में उनके सबके जेड कंपोनेंट इनमें ऐड होके आएंगे। तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 होगी। तो बताओ जो पहला पोलराइड हम इसको घुमाते रहे, कितना भी एंगल घुमाते हैं, बताओ पास होने वाली इंटेंसिटी ओरिजिनल इंटेंसिटी का आधा ही होगा। पास होने वाली इंटेंसिटी ओरिजिनल इंटेंसिटी का क्या होगा? हाफ। राइट। आगे बढ़ा जाए तो ये बात दिमाग में रख लीजिए, इस पोलराइड को घुमाएं तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी हमेशा हाफ ही रहेगी, क्योंकि हर वाइब्रेशन का वो कंपोनेंट जो पास एक्सिस के पैरेलल होगा वो कंपोनेंट बताइए पास होता रहेगा। राइट। अब देखिए जरा,
अब जरा समझिएगा, अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए ये हमारा अनपोलराइज लाइट है, ऐसे इसमें डॉट भी है एरो भी है, यानी वाइब्रेशन वाई और जेड दोनों डायरेक्शन में है, मतलब वाई जेड प्लेन में हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। ये लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, अनपोलराइज लाइट। और ये हमारा कोई पोलराइड जिसका पास एक्सेस वाई के लॉन्ग है, तो यहां से बताओ जो पोलराइज लाइट निकलेगी उसमें ये वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे और इसकी इंटेंसिटी आई नॉट होगी। इस पहले पोलराइड को हम लोग पोलराइजर कहते हैं, ठीक, और दूसरे पोलराइड को हम लोग एनालाइजर बोलते हैं। मान लो ये दूसरा पोलराइड जो है इसकी पास एक्सिस भी वाई के लॉन्ग है, तो बताओ ये आई नॉट बाई टू इंटेंसिटी जब इससे पार करेगी तो ये सारे वाइब्रेशन इससे पार कर जाएंगे ऐसे, क्योंकि इसके पास एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां पे भी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू ही हमको मिलेगी। आई नॉट से आई नॉट बाई टू ही, और आई नॉट बाई टू ही पूरा का पूरा बाहर चला गया, राइट। अब देखिए जरा, अगर हम तुमसे कहें कि ऐसे समझो ये एक अनपोलराइज लाइट है, इसमें वाइब्रेशन बाई जेड प्लेन में हर पॉसिबल डायरेक्शन में है, ये देखिए इसमें एरो भी है और डॉट भी है। यहां पर हमने एक टूरमैलीन क्रिस्टल ऐसे लगाया, ये इसका पास एक्सेस है, तो ये देखिए केवल वाइब्रेशन को, इन वाइब्रेशन को अलाउ करेगा जो इसके पास एक्सेस के पैरेलल होंगे। तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू हो जाएगी, आई नॉट बाई टू हो जाएगी। अब देखिए जब हम ये टूरमैलीन क्रिस्टल को घुमाते हैं और हम इससे क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस का मतलब हुआ 90 डिग्री पर ऐसे रख दिया हमने, जेड के लॉन्ग रख दिया, समझिए जरा। हम किधर भी घुमा दें, चाहे क्लॉक घुमा दें चाहे एंटी क्लॉक घुमा दें, फर्क नहीं पड़ता, ये 90 डिग्री पे घुमा दिया इससे, यानी इससे हमने 90 डिग्री इसको घुमा दिया, ये एंगल 90 है, राइट। अगर ये 90 है तो बताइए यहां पे जो वाइब्रेशन पार करके आएंगे उनकी इंटेंसिटी बताओ। अब ये वाइब्रेशन वाई के लॉन्ग है, इसका पास एक्सिस जेड है, तो यहां बताओ रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या मिलेगी, जीरो। यानी दो पोलराइड अगर क्रॉस बना रहे हैं तो समझ जाइए उनका पास एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो फाइनल इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी, जीरो, राइट। नोट करो बेटा इसको पहले, फिर आगे बढ़ा जाए, हटा दें से। अब यहां पर आता है लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस, लॉ ऑफ मेलस क्या कहता है जरा समझिए। लॉ ऑफ मेलस क्या कहता है, इस बात को पहले समझिए। लॉ ऑफ मेलस कहता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास अनपोलराइज लाइट है ऐसे, इसमें एरो भी है डॉट भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन बाइजेड प्लेन में हर पॉसिबल डायरेक्शन में, तो ये हमारा लॉ ऑफ मेलस है। और यहां पे इंटेंसिटी है मान लो आई नॉट, ठीक है, ये इंटेंसिटी कितनी, आई नॉट। हमने उसके सामने पहला पोलराइड लगाया ऐसे, और मान लो इसका ये पास एक्सेस है ऐसे, ठीक है, और या ऐसे दिखाते चलो पोलराइड को हम एक सीट से दिखा दें, ऐसे मान लो एक पोलराइड है, ये इसका पास एक्सेस है, तो बताओ ये केवल इन वाइब्रेशन को पार करेगा या ऐसे बोले हर वाइब्रेशन के वाई कंपोनेंट को पार करेगा, और इंटेंसिटी होगी आई नॉट बाई टू, क्योंकि इनका बताओ ये वाई जेड प्लेन में हर पॉसिबल डायरेक्शन में है, तो आई नॉट बाई टू इंटेंसिटी आएगी, क्योंकि हर वाइब्रेशन का जो वाई कंपोनेंट है वो पार कर जाएगा।
फिर हमने जो दूसरा पोलराइड लगाया ये P1 है, जो P2 पोलराइड लगाया वो हमने पहले वाले के एक्सिस से थीटा एंगल, चाहे इधर घुमा दो चाहे इधर घुमा दो, फर्क नहीं पड़ता, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में घुमा दीजिए थीटा एंगल। अच्छा तो इसको हम घुमा दें इधर उधर कुछ भी, तब भी बताओ इंटेंसिटी I0/2 होगी। लेकिन इससे इसके एक्सिस के बीच में एंगल थीटा घुमाया तो ये देखा जाता है कि यहां पर जो इंटेंसिटी आती है उसमें केवल ये वाइब्रेशन मिलेंगे इसके पास एक्सिस वाले, बाइजेड प्लेन में वो वाइब्रेशन जो इसके पास एक्सिस के पैरेलल, और यहां फाइनल इंटेंसिटी आती है इस I0/2 का cos स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ P1 एंड P2, जहां पे थीटा एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ P1 एंड P2, थीटा एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ P1 एंड P2, P1 और P2 के पास एक्सिस के बीच का एंगल है। जरा इसको समझाते हैं ऐसा क्यों हुआ। आपने पढ़ा होगा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो ये I0/2 बराबर KA² होगा। जैसे ही हमने इसको थीटा घुमाया तो अगर इसका एम्पलीट्यूड A है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जब इसके ये कंपोनेंट बाहर होंगे तो इनका एम्पलीट्यूड A cos थीटा होगा। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो प्रोपोर्शनल टू A cos थीटा का स्क्वायर होगा। तो बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी बराबर K टाइम्स A² cos स्क्वायर थीटा, और KA² I0/2 है, तो I रिजल्टेंट होगा I0/2 का cos स्क्वायर थीटा, ये आएगा IR। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसके एम्पलीट्यूड अगर A एम्पलीट्यूड है तो ये इंटेंसिटी बराबर K² है। तो इस पोलराइड से जो एम्पलीट्यूड बाहर होगा वो A नहीं होगा, A का cos थीटा कंपोनेंट बाहर होगा। यानी अगर ये एम्पलीट्यूड A है तो ये एम्पलीट्यूड केवल A cos थीटा ही होगा, राइट। नोट कर लीजिए, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मैलस। इस पर सवाल पूछते हैं वो लोग हमसे। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए जरा, हटा दें इसको। समझिए जरा, आपसे कहा जाए, मान लो हम आपसे कहें कि हमारे पास एक अनपोलराइज लाइट है, ऐसे इस वाइब्रेशन में एरो भी हैं डॉट भी हैं और इसकी इंटेंसिटी I0 है। हमने जो पहला पोलराइड लगाया वो बताइए हमने ऐसे लगाया है। ये पहला पोलराइड है जो इस वर्टिकल से 30 डिग्री पर। तो बताओ भाई यहां से जो वाइब्रेशन पास होंगे वो इसके पास एक्सिस के अलोंग वाईजेड प्लेन में ऐसे पास होंगे लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, और ये इंटेंसिटी होगी I0/2। यार बताओ इसको तुम कितने भी एंगल पे रखोगे, बताओ रिजल्टिंग इंटेंसिटी आधी पास होती है पहले पोलराइड से। क्यों? क्योंकि इन सब के वो कंपोनेंट पार हो जाएंगे जो इसके पास एक्सिस के अलोंग होंगे, तो हाफ इंटेंसिटी पार होगी। और जो दूसरा पोलराइड है वो पहले वाले पोलराइड से, ठीक है। अब देखिए जरा, यहां पर एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, जो पहला पोलराइड है वो ऐसे है, चलिए ये पहला पोलराइड है, तो बताओ यहां से ये वाइब्रेशन पार होंगे ओनली, और इसकी इंटेंसिटी हुई I0/2,
और दूसरे पोलराइड को, ये P2 है, चलो ये P1 है, हमने y से 30 पे घुमा दिया तो ये इंटेंसिटी होगी I0/2 cos स्क्वायर 30, और इन वाइब्रेशन के ये कंपोनेंट बाहर हो जाएंगे। अब हमने एक पोलराइड और लगाया P3 जो कि P1 के परपेंडिकुलर है, यानी वो बताओ Z के अलॉन्ग होगा ऐसे, वो 90 डिग्री पे है P1 से। तो P1 का ये एक्सिस था, यहां से बेटा 90 डिग्री पे इसका एक्सिस है। तो बताओ जरा, अगर 90 डिग्री पे है तो इससे कितना एंगल 60, इससे एंगल 60। तो बताओ यहां पर अब इन वाइब्रेशन के फर्दर ये वाले कंपोनेंट पार होकर के आएंगे जो इसके पास एक्सिस के पैरेलल, और रिजल्टिंग इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2 cos स्क्वायर 30 का फर्दर cos स्क्वायर। बताओ इनके बीच में कितना एंगल, इनके बीच में एंगल 60, तो cos स्क्वायर 60। जरा सॉल्व करो, इसका पास एक्सिस P3 का, ये P3 पोलराइड, इसका पास एक्सिस परपेंडिकुलर टू P1। तो बताओ इसे जरा सॉल्व करो तो तुम पाओगे ये रिजल्टिंग इंटेंसिटी आ रही है 3I0/32, 3I0/32। राइट। अगला क्वेश्चन लिखिए। सवाल लिखें, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 watt per meter square, unpolarized light of intensity 32 watt per meter square passes through three polarizer such that transmission axis of last polarizer is crossed with first, यानी तीसरे पोलराइजर का जो पास एक्सेस है वो पहले वाले से क्रॉस बना रहा है, इसका मतलब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। इज क्रॉस्ड विद फर्स्ट, फुल स्टॉप वाले लिखें, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट is 3 watt per meter square, if the intensity of emerging light is 3 watt per meter square। अब इसमें दो सवाल हैं, पहला पार्ट लिखें, what is the angle between transmission axis of first two polarizer, what is the angle between transmission axis of first two polarizer, पहले दो पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल बताना है। राइट। सेकंड पार्ट लिखें, एट व्हाट एंगल will the transmitted intensity be maximum, right। क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई। सवाल पढ़ लो। सवाल में कह रहे हैं हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ऐसे इसमें एरो भी है, डॉट भी है, वाईजेड प्लेन में हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, इंटेंसिटी है 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर। पहला पोलराइजर मान लो ये है, ये इसका पास एक्सिस है,
अच्छा, पहला और तीसरा 90 डिग्री पे हैं, क्रॉस बना रहे हैं, ये तो कहा गया है हमें पहले और दूसरे के बीच एंगल बताना है। तो बताओ यहां पर ये वाले वाइब्रेशन पार होंगे जो y के लॉन्ग होंगे, बाकी सबके y कंपोनेंट पार होंगे, रिजल्टिंग इंटेंसिटी I0/2 आएगी। अब दूसरा पोलराइजर हमने पहले वाले से मान लो थीटा एंगल पे लगा दिया ऐसे, चलो यही एंगल हमको निकालना है, पहले वाले से थीटा पे निकाला। तो बताओ इन सब के ये कंपोनेंट जो वर्टिकल से थीटा पे होंगे उसकी इंटेंसिटी I0/2 cos स्क्वायर थीटा पार होगी। अब तीसरा पोलराइजर z के लॉन्ग है, यानी पहला y था तो तीसरा z, ऐसे ये z एक्सिस है और ये z जो है ये y से 90 डिग्री पर है, ये एंगल 90 डिग्री पर है, ठीक। तो बताओ जो फाइनल लाइट पार होगी उसमें वाइब्रेशन z वाले होंगे और ये रिजल्टिंग इंटेंसिटी आएगी I0/2 का। बताओ इनके बीच में कितना एंगल होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 है और इनके बीच में थीटा है, तो इनके बीच में 90 माइनस थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का फर्दर cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बताओ रिजल्टिंग इंटेंसिटी फाइनल जो आएगी वो आई I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हमें बताओ थीटा ही तो पूछा है कि पहले दो पोलराइजर के बीच का एंगल, ये इंटेंसिटी सवाल में 3 दी गई है, ये 32 दी गई है, तो 32/2 और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 बराबर ये हुआ 16 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जरा गौर से देखिए, ये हुआ 4 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हुआ 3। देख लीजिए भाई, ठीक है। तो यहां से देखो भाई ये क्या हुआ, 3/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहां से देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू हो गई √3/2, तो 2 थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री या 2 थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। तो यहां से थीटा आ गया 30 डिग्री या फिर थीटा आ गया 60 डिग्री, ये हमारा आंसर। पहले दो पोलराइजर के बीच में या तो एंगल 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। आई थिंक क्लियर। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं हमसे रिजल्टिंग इंटेंसिटी ये मैक्सिमम हो जाए, इसके लिए थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए जरा, रिजल्टिंग इंटेंसिटी का रिजल्ट ये आ रहा था I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो ध्यान देना जरा, इसे मैं फर्दर लिखने जा रहा हूं। I0/2 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी हो गई I0/8 और ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब गौर से देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम I0/8 होगा। I0 32 दिया है, तो 32/8 यानी 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये फाइनल मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। लेकिन ये कब मैक्सिमम हुई, जब साइन स्क्वायर 2 थीटा को तुमने 1 कहा, यानी साइन 2 थीटा इज ऑल्सो 1, यानी 2 थीटा इज 90 डिग्री, तो थीटा होगा हमारा 45। देख लीजिए भाई, यानी जब पहले दो पोलराइजर के बीच में एंगल 45 होगा उस समय इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम। राइट, हेडिंग डालें पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन।
इसे रब कर दें। ध्यान दीजिए, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। समझिएगा जरा, जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट बाउंड्री, मान लो एयर से ग्लास जैसे मीडियम में, एयर से ग्लास जैसे मीडियम में इंसिडेंट होता है, तो ये देखिए अनपोलराइज लाइट है, इंसिडेंट रे, इसमें एरो भी है, डॉट भी है, इसमें हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन है जो लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर। यहां हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां होगा, बताओ, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, तो ये मीडियम रेयर टू डेंसर है, तो लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल चला गया। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो हमेशा अनपोलराइज्ड होता है। कैसा? अनपोलराइज्ड। इस एंगल को हम लोग आर बोलते थे। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन हुआ उसमें देखा गया ये डॉट वाले वाइब्रेशन ज्यादा हैं और एरो वाले वाइब्रेशन कुछ कम हो गए। डॉट वाले वाइब्रेशन ज्यादा है, एरो वाले वाइब्रेशन कम है, यानी ये एंगल भी आई होगा, यानी ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट हुई, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट पाई गई, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। हमने अपना एंगल बदला, हमने अपना एंगल बदला। पहले इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में लिखें, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड, लिखें, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, when light is reflected from a transparent medium like glass, the reflected light is partially polarized, the reflected light is partially polarized, right? दूसरा पॉइंट लिखें, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, ये डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कितना एक्सटेंट है पोलराइजेशन का, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो दूसरा पॉइंट लिखें, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अगला पॉइंट लिखें, at a particular angle of incidence, at a particular angle of incidence, at a particular angle of incidence, when reflected ray, at a particular angle of incidence, when reflected ray is perpendicular to, when reflected ray is perpendicular to, reflected ray is perpendicular to refracted ray, perpendicular to refracted ray, perpendicular to refracted ray, then reflected ray is plane polarized, then reflected ray is plane polarized, then reflected ray is plane polarized. This is called Brewster's law, this is called Brewster's law, this is called Brewster's law.
समझो जरा ब्रूस्टर्स लॉ क्या है। ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है कि जब लाइट एयर से किसी डेंसर मीडियम में जाता है लाइक ग्लास, तो एक एंगल ऐसा आता है जिस एंगल पर, ये देखो हमारी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड, इंसिडेंट लाइट कैसा है, अनपोलराइज्ड, ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। ठीक, एक एंगल ऐसा आता है जिसपे रिफ्रैक्टेड रे, अच्छा रिफ्रैक्टेड रे तो हमेशा ही अनपोलराइज्ड होगा, इसमें एरो भी होंगे डॉट भी होंगे। एक एंगल इंसिडेंस ऐसा आया जिस पर रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर पाएगा, ये एंगल हो गया 90। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ऐसा हुआ जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर, उस एंगल पर हमने देखा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें केवल डॉट वाइब्रेशन मिले, ये डॉट एरो खत्म हो गए। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड हो गया, ये पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोर्ड, जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन बचे हैं, यानी जेड वाले वाइब्रेशन बचे हैं। तो जिस एंगल पे ऐसा हुआ उस एंगल को नाम दिया गया ब्रूस्टर एंगल। तो ये एंगल हमारा आई बी बन जाता है, आई बी, आई बी का मतलब ब्रूस्टर एंगल। कहीं कहीं आई बी लिखा रहता है, कहीं कहीं आई पी लिखा रहता है, या तो ब्रूस्टर एंगल बोल दो, ब्रूस्टर एंगल बोल दो, या फिर इसी को पोलराइजिंग एंगल बोल दो, इसी को पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, अब जरा बताओ अगर हम यहां स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ, तो यहां का मीडियम 1 इंटू साइन आई, आई बी हो गया ये ब्रूस्टर एंगल, यहां का मीडियम म्यू इंटू साइन आर, और इस आर को हम लिख सकते हैं आई बी प्लस आर इक्वल टू 90 होगा, आई बी प्लस आर का सम 90 होगा बेटा, क्योंकि ये पूरा 180 है, तो ये 90, तो इन दोनों का सम 90। तो 1 इंटू साइन आई बी म्यू इंटू साइन 90 माइनस आई बी, तो ये देखो कॉस आई बी बन गया, इधर आया तो ये हो गया टेन आई बी बराबर हो गया म्यू, तो आई बी हो गया टेन इनवर्स म्यू, आई बी हो गया टेन इनवर्स म्यू, आई बी की वैल्यू हो गई टेन इनवर्स म्यू। राइट, यानी ब्रूस्टर एंगल आ गया टेन इनवर्स म्यू। अब बताओ जरा, म्यू 1 से तो बड़ा ही होगा, तो जो ब्रूस्टर एंगल होगा वो 45 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ब्रूस्टर एंगल हमेशा 45 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। क्लियर है? एक सवाल लिखिए, क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल होता है इस पर। लेकिन फॉर ए गिवन मीडियम, फॉर ए गिवन मीडियम द पोलराइजिंग एंगल इज 60 डिग्री, फॉर ए गिवन मीडियम द पोलराइजिंग एंगल इज 60 डिग्री। तो बताओ यही तो ब्रूस्टर एंगल हो गया, या आईपी कहते हैं इसको, 60 डिग्री बोला गया है। फॉर ए, मैंने बोला फॉर ए गिवन मीडियम द पोलराइजिंग एंगल इज 60 डिग्री। आगे लिखें व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम,
What will be refractive index and critical angle for this medium? तो बताओ उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या हो जाएगा, 10 IB। अभी अभी निकाल के गए हैं, तो ये हो जाएगा 1060√3। एक आंसर ये। दूसरा आंसर क्रिटिकल एंगल साइन आईसी, मैंने सिखाया था साइन आईसी बराबर म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। तो म्यू रेयरर 1 है, म्यू डेंसर √3 है, अभी अभी निकला। तो यहां से देखो आईसी की वैल्यू साइन इनवर्स 1/√3, ये आंसर हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√3। तो इस पर ऐसे ही सवाल होते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। तो आप इसको बाकी सवाल कुछ आप और किताब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इतना सा ही टॉपिक है पोलराइजेशन का।